गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संगीता रागिनी कुजूर KGVV गोला से कक्षा 10 के बच्चों को पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत को पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस पाठ में हम सीखेंगे ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है तथा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत यानी वह स्रोत जिसे हम लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम ऊर्जा के संरक्षण का नियम को जानेंगे। इस नियम को जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था और इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। यानी ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है। तो अगर सारी ऊर्जा संरक्षित रहती है तो फिर ऊर्जा का इतना संकट क्यों है? हमें ऊर्जा स्रोतों की चिंता क्यों रहती है? ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराएं तो प्लेट की स्थितिज ऊर्जा का अधिकांश भाग फर्श से टकराते समय ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे उदाहरण, अगर हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो जलने पर मोम की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पर क्या यह ऊष्मा तथा प्रकाश या अन्य उत्पाद एक साथ मिलकर फिर से मोम को बना सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। यानी ऊर्जा के स्रोत का जब हम उपयोग करते हैं तब वह उपभुक्त हो जाता है और उसे पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योगों एवं कृषि कार्य में। हमें कुछ कार्य करने के लिए किसी विशेष ऊर्जा अथवा ईंधन का चयन करना हमारे लिए विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर ईंधन का चयन करने समय हमें कुछ प्रश्नों को पूछना चाहिए, जैसे यह जलने पर कितनी ऊष्मा मुक्त करेगा, या क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है, क्या यह आसानी से उपलब्ध है, इसका क्या मूल्य उचित है, इत्यादि। तब हम कह सकते हैं कि एक उत्तम ईंधन वह है जो प्रति एकांक आयतन अथवा द्रव्यमान अधिक कार्य करे। यानी जो ईंधन थोड़े ही मात्रा में हो पर वह ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा देने में सक्षम हो, सरलता से सुलभ हो सके, यानी हमें आसानी से मिल सके। तीसरा, जिसका भंडारण तथा परिवहन करने में आसान हो। चौथा, सस्ता हो। पांचवा, जलने के बाद अवशेष ना छोड़े। और छठा, ज्वलन ताप उचित हो। घर में इस्तेमाल होने वाला LPG गैस इसका अच्छा उदाहरण है। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, दूसरा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं। ये प्रकृति में तय तथा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये गैर नवीनीकरणीय होते हैं, यानी ये फिर से बन नहीं सकते हैं। दूसरा, ये कुछ समय पश्चात लुप्त हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे। इन स्रोतों से प्रदूषण होता है, जैसे जल, वायु तथा थल प्रदूषण। यह प्रदूषण प्रकृति को बड़े स्तर पर प्रभावित करता है
तथा ग्लोबल वार्मिंग का भी यह एक बहुत बड़ा कारण है। व्यावसायिक उद्योगों की मुख्य रूप से पूर्ति के लिए स्रोत औद्योगिक तथा ये बहुत ही महंगे होते हैं। इनके उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल इत्यादि। कोयला पेड़ पौधों से तथा पेट्रोल समुद्री जीवों से बनता है। लाखों वर्ष पूर्व जब पेड़ पौधे और समुद्री जीव मर गए तथा धरती और सागर के नीचे दब गए तो समय के साथ उन पर दबाव तथा उनका तापमान बढ़ता गया। वे जिन पत्थरों के नीचे थे उन पर उसकी छाप आ गई। धीरे धीरे ये जीव जीवाश्म में बदल गए। इन्हीं जीवाश्म से हम ईंधन बनाते हैं। इसी कारण कोयले तथा पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्मों की रचना होने में कई वर्ष लग जाते हैं एवं ये धरती में सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। इसलिए यदि एक बार ये समाप्त हो गए तो इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए जिससे कि आने वाले पीढ़ियों को भी इनका लाभ मिल सके। जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इसके दहन से प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग टरबाइन की ब्लेड को घुमाने में किया जाता है जो कि विद्युत जनरेटर की शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। जब टरबाइन की ब्लेड को घुमाया जाता है तो उसके साथ रोटर भी घूमता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस तरह से जिन संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिससे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है तापीय विद्युत संयंत्र कहलाता है। बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा पेट्रोलियम के पास लगाए जाते हैं ताकि समान दूरियों तक कोयला तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष से होता है। ऊर्जा के बहुत स्रोत हैं जिनमें से ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा यानी किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। जल विद्युत संयंत्र में बहते जल की गतिज ऊर्जा या गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के जलप्रपातों की संख्या बहुत ही कम है अतः कृत्रिम जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जाता है जिसमें जल के बहाव को रोककर एक बड़े जलाशय में एकत्रित किया जाता है जिसे बांध कहते हैं। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है जिसके फलस्वरूप इन जलाशयों में भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थित टरबाइन के ब्लेड पर मुक्त रूप से गिराया जाता है। इसके फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पादन होता है और हर बार जब भी वर्षा होती है यह जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं। इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जिसे गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ कुछ समस्याएं। बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्र में ही निर्माण किया जा सकता है तथा इनके लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े
पारिस्थितिक यंत्र नष्ट हो जाते हैं। जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थिति में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण तथा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण पर कुछ इसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है। बच्चों, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में दो अन्य उदाहरण बायोमास तथा पवन ऊर्जा को हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक कुछ दिए गए प्रश्नों को आप हल कीजिए। धन्यवाद।